हाल ही में 70 साल बाद भारतीय जंगलों के अंदर चीता लौटने की बात हो रही है। कल हम इसी को पढ़ा रहे थे, अचानक इंटरनेट चला गया। हमने काफी देर तक कोशिश करी, लेकिन जब पॉसिबल नहीं हो पाया तो क्लास रोकनी पड़ी। आइए हम उसी बात को, आज के बात को वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। साथियों, हाल ही के अंदर ये समय विषय इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि जीएस पेपर 3 के अंदर हम जहां पर लिखते हैं यूपीएससी जीएस पेपर 3, वहां पर टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बायोडायवर्सिटी बहुत महत्वपूर्ण विषय के रूप में निकल करके आता है। साथियों, ये जो बायोडायवर्सिटी जो टाइटल है ना, बायोडायवर्सिटी और इसके साथ साथ ये जो एनवायरनमेंट है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है पढ़ना। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो रखता ही है, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेंस का टाइटल है। प्रीलिम्स में 100 में से लगभग 20 से 22 क्वेश्चन एनवायरनमेंट और बायोडायवर्सिटी वाले आते हैं, लेकिन जीएस पेपर 3 के अंदर भी ये चीज आती है, इसलिए आपको जानना जरूरी है। क्यों जान रहे हैं, आइए हम बात को बताते हैं। साथियों, हाल ही में एक न्यूज निकल करके आई। न्यूज ये थी कि भारत सरकार विलुप्त हो चुके 50 चीता, भाई देखिए, भारत के अंदर चीता विलुप्त हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। कब एक्सटिंक्ट हुआ था? 1952 में एक्सटिंक्ट हुआ था। कई बार आप में से कुछ विद्यार्थी सोचते होंगे, सर आप ये जो सवाल लेके आते हो ये वन लाइनर क्वेश्चन होता है, क्या ऐसा सवाल यूपीएससी में आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता। मतलब सर आप खुद मना कर रहे हो कि ऐसा सवाल यूपीएससी में नहीं आता, तो क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा मैं तो केवल इसलिए ताकि आपको लगे कि कोई एक सवाल दे दिया था कराने के लिए, एक फैक्ट था जो आपके सामने शेयर कर दिया। अदरवाइज इससे बनने वाले सवाल हम हर वीकेंड पर आपके एक टेस्ट के माध्यम से आपसे पूछते हैं। हर वीकेंड पर हमारे द्वारा एक टेस्ट लिया जाता है। इस रविवार को भी आपका एक टेस्ट ले लिया जाएगा, जिसमें कि हम आपसे वीक भर जो पढ़ाया गया आरएनए है, उससे बनने वाले प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस एक लेवल वाले क्वेश्चंस हैं, वो पूछते हैं। ये तो केवल रेफरेंस के लिए दिया गया है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। 50 चीता सेट टू रिटर्न। तो इंडिया में चीता आ कहां से रहा है, चीता का वैल्यू क्या है इंडिया में, चीता कब गायब हुआ, महत्व क्या है, क्या इसकी खासियत है, तमाम बातें मैं आपको बताता हूं। जंगल के अंदर जब हम बात करते हैं कि सबसे तेज चलने वाला जीव कौन सा है, तो दुनिया के सबसे तेज चलने वाले जीवों में, दौड़ने वाले जीवों में इसकी गिनती होती है। कहते हैं कि इसकी अधिकतम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक भी हो सकती है। अब आप पूछेंगे, तो सर जब ये जीव इतना तेज दौड़ता है तो ये एक्सटिंक्ट कैसे हुआ, विलुप्त कैसे हुआ? इसके पीछे विलुप्त होने का कारण इसका शिकार था। शिकार क्यों था? क्योंकि कई जो पोच करने वाले लोग हैं या शिकारी जो हैं, उनके लिए ये अपने आप में बड़ा मोटिवेशन होता था कि इतने तेज चीते की रफ्तार से चलने वाले जीव का हमने शिकार कर लिया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अकबर अपने पोचिंग यार्ड के अंदर, यानी कि जब वो खुद शिकार पर निकलता था तो साथ में चीता लेके निकलता था। चीता शिकार पर लेके इसलिए निकलता था क्योंकि वो चीते से अपने ब्लैक बग जिसका वो शिकार करना चाहता है, या किसी हिरण जिसका वो शिकार करना चाहता है, चीते से पहले उन्हें पकड़वाता था। यानी कि देखिए, पहले मनोरंजन के नाम पर जो चीजें थी ना, उनमें शिकार एक बहुत बड़ा का साधन हुआ करता था। जैसे ना, मतलब रईसों के लिए जो सबसे बड़ा मनोरंजन का साधन था वो शिकार था। तो शिकार के अंदर ये जानवर शिकारी जानवर के रूप में उपयोग में लिया जाता था। अपनी तेजी के कारण ये चीजें पकड़, आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा या फिर कई पिक्चर्स में देखा होगा कि एक बाज पकड़ के रखते हैं कुछ लोग। जैसे गल्फ के अंदर जब आप सऊदी के लोगों को देखते हैं तो वो देखते हैं कि बाज हाथ में बिठा के रखते हैं। वो बाज भी शिकारी जीव है, उसका भी उपयोग शिकार में किया जाता है, और इंसान ने इन जानवरों को ट्रेन कर दिया इस प्रकार से ताकि शिकार आसान हो जाए। तो ये शिकार के साधनों में उपयोग में आने वाली चीज है। तो अगर हम चीता की बात करें तो फिर वापस लौटते हैं। साथियों, चीता को लेकर के भारत सरकार ने हाल ही में एक जानकारी साझा करी। जानकारी कहां साझा करी? साथियों, 19वीं बैठक चल रही थी, एक मीटिंग चल रही थी। किस चीज की बैठक चल रही थी? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की। ये क्या होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी? मैं आपको बता देता हूं। साथियों, 1972 की बात है, भारत की तरफ से पर्यावरण को लेकर के कुछ जानकारियां निकाली गई और यह पता चला कि भारत को भी वाइल्ड लाइफ को लेकर के कुछ प्रोटेक्शन जैसे नियम बनाने चाहिए। क्योंकि दुनिया में एक तरफ अर्थ समिट चल रही थी, तो उस तरफ इंदिरा गांधी जी ने सबसे पहले एक कदम उठाते हुए
वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए 1972 में एक एक्ट पारित करवाया कि भाई जंगली जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। बात कब की है? 1972 की। 1972 के अंदर जब ये बात निकल करके आई कि एक्ट के माध्यम से ये चीज बननी चाहिए, एक एक्ट बनना चाहिए ताकि जंगली जीवों को बचाया जा सके, तो फिर वैज्ञानिकों ने मैडम को समझाया कि जंगली जीव अपने आप बचे रह जाएंगे अगर टाइगर बचा लिया। तो फिर साहब ये बात बहुतों के ऊपर से निकल गई, क्योंकि हमें तो लगता है कि टाइगर तो शिकार करता है, जेन्युइन सी बात भी है कि हमें तो लगता है कि टाइगर तो शिकार करता है, तो जंगली जीव बचेंगे कैसे? अगर टाइगर जिंदा रहेगा तो वो तो खा जाएगा। यही बात हम में से बहुतों को समझ में नहीं आती, इसलिए हम कई बार ऐसे ऊल जलूल वादे करते हैं, बातें करते हैं। क्या? जैसे आप में से कई लोगों का विचार ये होगा कि यार 10 टाइगर को बचाने के लिए 750 किलोमीटर का जंगल बना रखा है। जैसे जिस शहर में मैं रहता हूं, या मुश्किल से 25-30 टाइगर रहते हैं। हमारे यहाँ पे सरिस्का टाइगर रिजर्व है। भारत के अंदर कुल 51 टाइगर रिजर्व हैं, अलवर में उनमें से एक है। कई बार मैं चूंकि जहां रहता हूं वहां पर कुछ लोग घूमने आते हैं, कई बार टाइगर दिखता है, नहीं दिखता है, फिर फ्रस्ट्रेशन में ये और कहते हैं इतना सा टाइगर बचाने के लिए इन्होंने इतनी जगह जबरदस्ती टाइगर को दी हुई है। तो उन लोगों के लिए आज की बात सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि क्या जंगल में वाकई में टाइगर रिजर्व बनाने की ज़रूरत है? इसका आंसर आपको देगी इकोलॉजी और एनवायरनमेंट। अब आप पूछेंगे वो कैसे? चलिए मैं उदाहरण समेत बताता हूं। जरा विचार करिए, आप जंगल से टाइगर हटा देते हैं। अगर आपने जंगल से टाइगर हटा दिया तो उसके हट जाने के बाद कौन सा जीव ऐसा है जो बहुत खुशी मनाएगा कि आज तो मजा आ गया, सब टाइगर ही नहीं है, जंगल में टाइगर नहीं है, यानी कि स्वच्छंद रूप से जो विचरण करने लगेगा वो होगा हिरण। आप पूछेंगे देखिए कितना प्यारा होता है सर हिरण। हिरण अगर घूमने लगा तो मजा ही आ जाएगा, जंगल में हर जगह हिरण दिखने लगेगा। बिल्कुल सही सोचते हैं आप, लेकिन फिर विचार करिए कि जब हिरण को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हुई, उसकी पॉपुलेशन पर कंट्रोल ही नहीं रहेगा, और जब उसकी पॉपुलेशन पर कंट्रोल नहीं रहेगा तो आप पूछेंगे कि टेंशन की वजह से हिरण पॉपुलेशन नहीं बढ़ाता क्या? अरे भाई, जो बढ़ती है पॉपुलेशन उसको टाइगर खा जाता है। फिर आप पूछेंगे तो क्या फर्क पड़ गया? हिरण का पॉपुलेशन अगर बढ़ भी गया तो क्या फर्क पड़ गया? बहुत सारे हिरण हो जाएंगे। चलिए, तो मैं तो मान लेता हूं कि बहुत सारे हिरण हो जाएंगे, लेकिन फिर विचार करिए, अगर हिरण बढ़ गया तो ये खाएगा क्या? फिर आप पूछेंगे कि खाएगा कैसे, क्या मतलब है? खेती है, इतनी सारा पेड़ों पे फसलें उग रही हैं, वो खाएगा। ठीक है, अगर हिरण बहुत सारे हो गए तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके जंगलों के अंदर पौधों की, और विशेष रूप से छोटे पौधों की शामत आ जाएगी। और एक बार हिरण ने अगर सारे पौधे खा लिए तो जरा विचार करिए कि ऐसी स्थिति में उन जीवों का क्या होगा जो छोटे पौधों पर जीवित थे। दूसरी तरीके से देखिए, अगर उसने बहुत से पौधों को खा लिया तो जंगल की, एनवायरनमेंट की जो वायु क्वालिटी है उसका क्या होगा? बोले गजब बात कर रहे हो सर, इससे तो क्या मतलब है, चलो हिरण भी कंट्रोल कर लो सर, आप कैसे तैसे करके, चलो हिरण भी हमने नहीं बढ़ने दिया। तो हमने कहा इसी प्रकार से इस पूरे की पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो सबसे ऊपर बैठा हुआ टॉप प्रेडेटर है वो हर किसी की संख्या को मैनेज करता है। कैसे? आइए मैं आपको एक फूड वेब दिखाता हूं, जरा इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए, जिस संसार में आप रहते हैं उस संसार में इस प्रकार के पेड़ पौधे, फल वस्तुएं इस प्रकार से डली हुई हैं। ठीक है, अब यहां पर ये जो फल वस्तुएं, पेड़ पौधे डले हुए हैं, इनको खाने के लिए सबसे पहले लेवल पर जो कंज्यूमर है, उस कंज्यूमर में आप गिलहरी, तितली, मेंढक, चिड़िया, है ना, ये या फिर खरगोश, ये हिरण, इन सबको देखते हैं। यानी कि जो हरी भरी सब्जियां खा करके अपने जीवन का सबसे पहले हरे भरे पेड़ों से कनेक्शन स्थापित करते हैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट में, उन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर के नाम से जानते हैं। पारिस्थितिकी में हम उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर के नाम से जानते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। अब ये प्राथमिक उपभोक्ता जो है, ये अपने आप में अन्य किसी उपभोक्ता के लिए भोजन का कार्य करता है। अब ये किनका भोजन बनेंगे, जरा विचार करिए। अगर मैंने बात करी कि साहब यहां पर गिलहरी है, यहां पर डियर है, यहां पर मेंढक है, चिड़िया है, तो ये अपने से ऊपर की तरफ, चाहे वो खरगोश, वो कौवा हो, या फिर वो अपने आप में पाइन मार्टेल हो, या फिर जैक रैबिट हो, या फिर गिरगिट हो, या फिर वो जो ये क्या नाम है इसका, रिंगटेल हो, इनका भोजन बनता है। यानी कि इनको खाने के लिए अन्य जीव उपस्थित हैं।
इन जीवों को खाने के लिए इनसे ऊपर के टर्शरी कंज्यूमर उपस्थित हैं। कहने का अर्थ यह है कि ये पूरा की पूरा जो आपने नीचे से लेकर के ऊपर तक का जो सिलसिला देखा, जिसमें टॉप पर बैठे हुए हैं वो जीव जो कि इन सबको खाने की टेंडेंसी रखते हैं, जिन्हें आप टॉप प्रेडेटर कहते हैं, जिन्हें आप कंज्यूमर कहते हैं, टर्शरी कंज्यूमर कहते हैं, इन सब ने इन सब की संख्या को कंट्रोल किया हुआ है। एक बार के लिए अगर मैंने ये वाली सीरीज गायब कर दी तो इस सीरीज के गायब होते ही इनकी संख्या में बेहिसाब वृद्धि हो जाएगी, और इनकी संख्या में हुई बेहिसाब वृद्धि इन सब की संख्या को कंज्यूम कर जाएगी। विचार करिए कि अगर ऐसा हुआ कि सबसे बड़ी ऊपर ही ऊपर जो बैठा हुआ टॉप कार्निवोरस है केवल वही बचा रह गया, तो बीच वाली संख्या एक बार के लिए अत्यधिक रूप से बढ़ जाएगी और वो अपने से नीचे वालों को कंज्यूम कर जाएगी। और ये जैसे ही कंज्यूम हुआ, क्योंकि आपको यह समझ में आना चाहिए कि ये जीव इन्हें खा के जिंदा हैं, ये जीव सीधा पेड़ पौधे नहीं खा सकते, और अगर इनकी बढ़ी हुई संख्या ने प्राइमरी कंज्यूमर की संख्या को विलुप्त कर दिया, विचार करिए कि ये इन सबको खा गए, सारे टिड्डे मेंढक वेंढक सब मर गए, अब ये सब गायब हो गए, यानी प्राइमरी कंज्यूमर गायब हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर की संख्या भर भर के हो गई, तो विचार करो क्या होगा। होगा क्या? ये ऑटोमेटिक मरने लगेगा। क्यों मरने लगेगा आप विचार करिए। ये मरने इसलिए लगेगा क्योंकि अब ये मांसाहारी जीव शाकाहारी वस्तुएं नहीं खा सकता, इसका पेट ऐसा बना ही नहीं कि ये पेड़ पौधे खा के अपना जीवन चला ले, क्योंकि ये मर चुके हैं, जिन्हें इसको खाना था वो मर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर इसकी संख्या में स्वतः ही कमी आने लगेगी, और अगर ये स्वतः ही कमी आने लग गई तो ये वाला भी संस्थागत रूप से खत्म होना शुरू हो जाएगा। फिर आप पूछेंगे सोचो सर कितना बढ़िया हो जाएगा, पहले आपने इसको खत्म कर दिया, फिर ये बचा, इसने इसको खत्म कर दिया, जब ये नहीं बचा तो ऑटोमेटिक ये खत्म हो गए, तो आप विचार करो सर कितना बढ़िया हो गया। हमने कहा अब क्या बढ़िया हो गया भाई, आप सोच के देखो सर कि ये जो आपको पेड़ पौधे हैं ना, अब ये हर जगह आपको पेड़ पौधे ही पेड़ पौधे दिखाई देंगे, हरियाली ही हरियाली होगी, इंसान के लिए एकदम आराम हो जाएगा। मैं आपको बता दूं इनके खत्म होते ही हरियाली भी खत्म हो जाएगी। अब आप पूछेंगे क्या पागल हो गए हो क्या, हरियाली कैसे खत्म हो जाएगी इनके खत्म होते हुए? मैंने कहा चलिए मैं बताता हूं। हरियाली इसलिए खत्म हो जाएगी, शायद आप लोग साइंस के ना हो इसलिए आप इस बात को ना समझ पाए। विशेष रूप से बॉटनी के अंदर यह कंसेप्ट पढ़ाया जाता है कि जो फल बनता है असल में वो परागण की प्रक्रिया से बनता है, पॉलिनेशन की प्रक्रिया से बनता है, और उस प्रक्रिया में इस प्राइमरी लेवल के जीवों का बहुत तगड़ा महत्व है। कहते हैं कि यदि तितलियां खत्म हो जाएं, भंवरे खत्म हो जाएं, तो दुनिया में फूड क्राइसिस आ जाएगा। आप सोच के देखिए, तितलियां और भंवरे खत्म हो जाएं, आप सोचें जिन्हें हम जानते नहीं हैं उनके ऊपर हमारा जीवन कितना टिका हुआ है। कहते हैं दुनिया के अंदर फूड क्राइसिस आ जाएगा। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? बोले इनके द्वारा एक फूल के ऊपर बैठकर वहां के परागण को लेकर के दूसरे फूल की वर्तिका के ऊपर, उसके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर डालने की जो प्रक्रिया है जिससे पॉलिनेशन कंप्लीट होता है, उस पॉलिनेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसे जीव हों जो एक जगह से दूसरी जगह तक परागण की प्रक्रिया पूरी करें जिससे फल का निर्माण हो। आप विचार करिए ये जीव कितने जरूरी हैं। और अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ रही हो तो फिर आप सेंसफुली इस बात को समझिए। फिर आप पूछेंगे तो सर एक बात बताइए, फिर तो टाइगर की जो संख्या है इसको खूब बढ़ा देना चाहिए क्योंकि ये कंट्रोल कर देंगे। बोले नहीं, प्रकृति ने खुद ने अपने हिसाब से इस सुपर इंटेलिजेंट सिस्टम का निर्माण किया है। ये सुपर इंटेलिजेंट सिस्टम है साथियों, हमें लगता है कि दुनिया को हम चला रहे हैं, जबकि प्रकृति ने हर चीज को मैनेज किया हुआ है। नेचर ने खुद से अपने नियम बनाए हुए हैं और उसमें टॉप प्रेडेटर इंसान के द्वारा खत्म कर दिए गए थे। यही कारण है कि अगर आपको एनवायरनमेंट को बचाना है, विशेष रूप से इस सृष्टि को, संसार को बचाना है, तो टाइगर को बचाना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को यह लगता होगा कि टाइगर इतनी बड़ी चीज है, यह शायद आज थोड़ी बहुत आपको समझ में आई हो। साथियों, ना केवल टाइगर, शेर, चीता जो कि सबसे ऊपर प्रेडेटर चेन में बैठे हुए हैं, इन्हें जंगल का राजा ही इसलिए कहा हुआ है क्योंकि इनकी वजह से वाकई में वो पूरा जंगल बरकरार है। इस बात को समझते समझते सरकार को भी बहुत समय हो गया, बहुत समय लगा। यही कारण है कि 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का एक्ट तो पारित हो गया, लेकिन
टाइगर को बचाने के लिए एक टास्क फोर्स का जो गठन है वो 2005 में जाकर के हुआ, जिसे आप एनटीसीए के नाम से जानते हैं, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। एक ऐसे संस्था का निर्माण किया गया जहां पर साथियों किसका निर्माण हो, टाइगर को बचाने के लिए। तो अब आप यह समझिए कि टाइगर को बचाना कितना ज्यादा जरूरी है, कि टाइगर के बचने से अपने आप पर्यावरण बच जाएगा, यह बात आप समझिए। इसी एनटीसीए की बैठक में, कौन सी बैठक चल रही थी, 19वीं बैठक में यह कहा गया, क्या कहा गया, कि भारत के पास 51 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। तथ्यात्मक रूप से याद कर लीजिएगा, भारत के पास में 51वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, यह तथ्यात्मक जानकारी यहां से रख लीजिएगा। श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई तमिलनाडु के अंदर साथियों एक नया टाइगर रिजर्व है। भारत में कुल 51 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। फिर आप पूछेंगे कि ये टाइगर रिजर्व क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि इसी टाइगर की कैटेगरी में डाला गया है चीता को, कि भाई चीता को बचाने का कार्य भी एनटीसीए के द्वारा किया जा रहा है, जिसके अंदर एक ऐसा प्लान तैयार किया जा रहा है ताकि चीता को बचाया जा सके। और मेरे प्यारे साथियों, चीता को इंडिया में लाने के लिए सरकार ने अगले 5 सालों में 50 चीता को वापस लाने की योजना बनाई है। कहां से ला रहे हैं, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया, अफ्रीकी देश हैं, यहां से चीता को इंडिया लाया जा रहा है। 50 चीता इंडिया में आएंगे और उन सब में भी सबसे पहले जो चीता लाया जा रहा है वो लाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। और साथियों मध्य प्रदेश में इस चीता को कूना पालपुर पार्क में लेकर के आया जा रहा है। कूनो पालपुर पार्क के अंदर, मैंने कल भी बताया था, कूनो पालपुर नेशनल पार्क के अंदर साथियों सबसे पहले चीते को लाया जाएगा। यहां पर कुल 50 चीते जो हैं भारत के अंदर लाए जाने अगले 5 साल में प्रस्तावित हैं। तो उम्मीद है सभी साथियों को बेहतरीन तरीके से यह बात समझ में आ गई हो। एनटीसीए की बैठक के अंदर सरकार ने बाकायदा प्रॉपर तरीके से इसका एक अवेयरनेस कैंपेन निकाला। पूरी तरह से अब इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भारत में पहली बार चीता अब आने वाला है 2025 तक हमारे पास में, मतलब 50 चीता जो है वो इंडिया के अंदर आ जाएंगे। सबसे पहले कूनो पालपुर नेशनल पार्क एमपी के अंदर ये चीता लाया जाएगा। तो उम्मीद है यह जानकारी आपको समझ में आ गई हो। भारत में आखिरी बार जो चीता देखा गया था वो 1952 के अंदर देखा गया था। कब देखा गया था, 1952 के अंदर सबसे पहली बार भारत के अंदर चीता देखा गया था। अगर ये जानकारी आपको थोड़ी भी समझ में आई हो तो सेशन को शेयर करने का कष्ट करें और अपने सभी साथियों को इस सेशन को लाइक करने के लिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के लिए जानकारी दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आप यहां पर कुछ सवालों के आंसर खुद से ढूंढ लीजिएगा, जैसे भारत में टाइगर की संख्या कितनी हो चुकी है, भारत में कितने नेशनल पार्क हैं, भारत में टाइगर की जनगणना का अभी कौन सा क्रमांक चल रहा है, अभी नई वाली टाइगर जनगणना आने वाली है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें आप लोग एक बार के लिए रिवाइज कर सकते हैं। इस शनिवार और रविवार विशेष रूप से एसएससी वाले विद्यार्थी ध्यान दें, आपकी 2-2 घंटे की क्लास है। पेड बैच वाली क्लासेस चल रही हैं सैटरडे और संडे के दिन सुबह 10 से 12 के बीच में। तो आपका कोर्स आज लाइव हो जाएगा, आप वहां से उसे देख लें और आपकी क्लासेस मिल जाएंगी। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी इस बैच को ज्वाइन करना चाहता है, चाहे वो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा हो, डिफेंस की तैयारी कर रहा हो, या फिर किसी ऐसे एग्जाम की जहां पर इंडियन पॉलिटी जैसा सब्जेक्ट पूछा जाता हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी पूछा जाता हो, वो इस बैच के अंदर एनरोल कर सकता है। इसी के साथ साथ एक अन्य जानकारी भी जान लीजिए, वो ये है कि अनअकैडमी पर जहां ऑफर्स की बात हो वहां पर हाल ही के अंदर एक ऑफर चल रहा है और वो ऑफर केवल 12 जनवरी तक वैलिड है। हाल ही में दिए गए ऑफर से थोड़ा डिफरेंट ऑफर है और ऑफर ये है कि 18 महीने का कॉम्बो पैक लेने पर, 18 महीने का कॉम्बो का मतलब हुआ कि आप 18 महीने का पैक परचेज करेंगे तो 3 महीने के एक्सटेंशन के साथ में 70,998 के अंदर आपको यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जिसमें किताबें, 3 मंथ का एक्सटेंशन और टेस्ट सीरीज, तीनों चीज़ें दी जा रही हैं। 12 जनवरी तक ये चीज़ वैलिड है, आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे, इस चीज़ के 107 साल पूरे होने जा रहे हैं। कब होने जा रहे हैं, 9 जनवरी 2022 को। तो इसी के उपलक्ष्य में एक क्विज रखी गई है महात्मा गांधी के ऊपर। कहाँ रखी गई है, अनअकैडमी के ऊपर। यहाँ पर क्या होगा, एक फ्री टेस्ट सीरीज है महात्मा गांधी पर, आप उन्हें ज्वाइन करें। 4:30 बजे होगी,
20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 20 मिनट्स के अंदर ये टेस्ट आपको देना होगा। इसमें जो विनर्स रहेंगे उनमें फर्स्ट विनर को 1500 रुपये का गिफ्ट वाउचर, दूसरे से लेके तीसरे विनर को 1000 रुपये का गिफ्ट वाउचर और 4 से लेके 10वें तक के जो विनर हैं उनको 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर। ये बिल्कुल कुछ वैसे ही है जैसे आपने कभी मुन्ना भाई MBBS देखी हो, तो उसके अंदर जो सेकंड वाली आई थी, मुन्ना भाई रिटर्न्स आई थी शायद, उसके अंदर संजय दत्त से गांधी जी के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, कुछ वैसे ही है। आपसे क्विज के माध्यम से गांधी जी के बारे में कुछ सवाल पूछे जाएंगे, तो आप कितना अच्छे से उन्हें जानते हैं अपने इस टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करें और गिफ्ट वाउचर्स अनअकैडमी की तरफ से लें। ठीक है, तो ये जानकारी के लिए बताया जा रहा है। इनमें एंट्री करते समय आपसे एक रेफरल कोड पूछा जाएगा, तो रेफरल कोड में आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके इस क्लास में एंट्री कर सकते हैं, इस टेस्ट के अंदर एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, अनअकैडमी के वेबसाइट पर आपको ये टेस्ट मिल जाएगा, लर्निंग एप्लीकेशन पर भी ये मिल जाएगा। इसके अलावा इसकी उपयोग से आप मेरी फ्री क्लासेस भी एक्सेस कर सकते हैं। आज सुबह 10 बजे इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपके साथ लाइव बैठ करके डिस्कशन कराता हूं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यह 10% डिस्काउंट का जो स्लाइड है अंकित 10 के साथ, एग्जैक्टली इसमें आपको फ्री क्लास भी ऑफर की जा रही है, आप इसे ज्वाइन करें।